हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 14 भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का भाग 2 का अध्याय 14 की दूसरी हेडिंग धातु, चालक और अर्धचालक का वर्गीकरण। धातु, चालक और अर्धचालक का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे किस आधार पर? चालकता के आधार पर, कंडक्टिविटी के आधार पर हम लोग धातुओं को, चालकों को और अर्धचालक का वर्गीकरण कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो चालकता के आधार पर विद्युत चालकता, जिसको सिग्मा से लिखा जाता है, या फिर प्रतिरोधकता कहेंगे जिसको रो से लिखा जाता है। तो चालकता और प्रतिरोधकता आपस में जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। कैसे? प्रतिरोधकता रो बराबर 1/चालकता, प्रतिरोधकता रो बराबर 1/ क्या होता है? चालकता होता है। इस तरह से विद्युत चालकता और प्रतिरोधकता आपस में संबंधित होते हैं। अर्थात जो विद्युत चालकता होता है वह प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, कि सापेक्ष मान के आधार पर ठोस पदार्थ का निम्न प्रकार वर्गीकरण किया जाता है। तो जो भी वर्गीकरण किया गया है वह विद्युत चालकता अथवा प्रतिरोधकता के सापेक्ष मान के आधार पर ठोस पदार्थ को बांटा गया है। जैसे पहला है धातु, दूसरा अर्धचालक और तीसरा विद्युत रोधी। धातु किसे कहेंगे? धातु जो हैं ऐसे ठोस हैं जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। धातु ऐसे ठोस हैं जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, अर्थात चालकता बहुत अधिक होती है। जिनमें चालकता बहुत अधिक होगी और उनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होगी, उन्हें क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। इनके लिए प्रतिरोधकता का मान जो है वह बहुत कम होगा, लगभग 10⁻² से 10⁻8 ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मान लगभग 10⁻² से 10⁻⁻8 ओम मीटर के बीच में होगा। चालकता अगर देखा जाए तो चालकता बहुत अधिक होगा, जो कि 10⁻² से लेकर 10⁻8 सीमेंस पर मीटर होती है। ठीक है, तो धातु जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम लेकिन चालकता बहुत अधिक होती है उन्हें धातु कहते हैं। अर्धचालक, अर्धचालक में ऐसे ठोस होंगे जिनकी प्रतिरोधकता या चालकता धातुओं तथा विद्युत रोधी पदार्थ के बीच होती है। धातुओं और विद्युत रोधी पदार्थ के बीच जो होती हैं, तो जिनकी प्रतिरोधकता या चालकता जो है धातुओं और विद्युत रोधी पदार्थ के बीच में होती है, उनको अर्धचालक कहा जाता है। अर्धचालक के लिए जो प्रतिरोधकता का मान होता है वह 10⁻5 से 10⁻6 ओम मीटर के बीच में होता है। चालकता कितनी होती है? तो चालकता जो है 10⁻5, ठीक है, 10⁻5 से 10⁻6 सीमेंस पर मीटर के बीच में होती है। फिर तीसरा आता है विद्युत रोधी पदार्थ। तो विद्युत रोधी, इनकी प्रतिरोधकता जो है बहुत अधिक होती है, चालकता बहुत कम होती है। विद्युत रोधी ऐसे ठोस होंगे जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक अथवा चालकता बहुत कम होती है। प्रतिरोधकता रो का मान 10⁻11 से लेकर 10⁻19 ओम मीटर के बीच में होता है, और चालकता जो है वह 10⁻11 से लेकर 10⁻19 सीमेंस पर मीटर के बीच में होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि चालकता के आधार पर अथवा प्रतिरोधकता के सापेक्ष मान के आधार पर ठोस पदार्थ को धातु, अर्धचालक और विद्युत रोधी में बांटा गया है। धातु जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम, चालकता बहुत अधिक होती है, उन्हें धातु कहेंगे।
विद्युत रोधी जिनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक, चालकता बहुत कम होती, उन्हें विद्युत रोधी कहेंगे। और इनके बीच में जो आते हैं, अर्थात जिनकी प्रतिरोधकता या चालकता धातुओं तथा विद्युत रोधी पदार्थ के बीच में होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो अभी तक आपने पढ़ा, ऊपर दिए गए प्रतिरोधकता रो तथा चालकता सिग्मा के मान केवल कोटि मान के सूचक हैं। यह जो वैल्यू दी गई है, जो मान दिया गया है, वह किसको बताता है? कोटि मान को। और दिए गए परिसर के बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, जो वैल्यू दिया गया है यह एक कोटि मान है, वह इस परिसर को भी क्रॉस कर सकते हैं, इस लिमिट को भी पार कर सकते हैं। तो यह जो प्रतिरोधकता रो, जैसे विद्युत रोधी का प्रतिरोधकता जो दिया गया है 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर, और चालकता 10⁻11 से लेकर 10⁻19 सीमेंस प्रति मीटर। तो यह मान क्या है? कोटि मान है। यह कोटि मान को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, यह जो धातु और चालक विद्युतरोधी हैं, वह इस दिए गए मान से, इस दिए गए परिसर से बाहर भी जा सकते हैं। धातु विद्युत रोधी पदार्थ तथा अर्धचालक के बीच भेद करने के लिए, अंतर करने के लिए प्रतिरोधकता का सापेक्ष मान ही मात्र एक मापदंड नहीं है। ठीक है, तो एक प्रतिरोधकता का मान ही जो है एक क्राइटेरिया नहीं है जिसके आधार पर धातु विद्युत रोधी और अर्धचालक में अंतर किया जा सके। इसके अलावा भी कई मापदंड हैं जिस आधार पर धातु विद्युत रोधी और अर्धचालक को बांटा जाता है। ठीक है, तो धातु विद्युत रोधी पदार्थ तथा अर्धचालक के बीच भेद करने के लिए, अंतर करने के लिए प्रतिरोधकता का सापेक्ष मान ही मात्र एक मापदंड नहीं है, मात्र एक क्राइटेरिया नहीं है। इसके अलावा भी कई तरीके हैं जिनसे धातु विद्युत रोधी और अर्धचालक में अंतर किया जाता है। कुछ दूसरे अंतर भी हैं। ठीक है, कुछ दूसरे अंतर भी हैं जो जैसे जैसे हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे स्पष्ट होते जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इस अध्याय में हमारी रुचि जो है अर्धचालकों के अध्ययन में है। इस अध्याय में जो भी आप पढ़ेंगे वह अर्धचालक के बारे में होगा, उससे संबंधित होगा। तो इस अध्याय में हमारी रुचि अर्धचालकों के अध्ययन में है और ये कई प्रकार के हो सकते हैं। अर्धचालक जो हैं वे कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे तात्विक अर्धचालक, यौगिक अर्धचालक। ठीक है, तात्विक अर्धचालक और यौगिक अर्धचालक। तात्विक अर्धचालक जो है जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, SI और GE, यह अर्धचालक हैं, लेकिन यह एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हैं, तात्विक अर्धचालक हैं। इसके अलावा आता है यौगिक अर्धचालक, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। इसमें जो है अकार्बनिक, कार्बनिक और कार्बनिक बहुलक आते हैं। यौगिक अर्धचालक में अकार्बनिक, कार्बनिक और कार्बनिक बहुलक आते हैं। कार्बनिक में CDS, GAS, CDSC, INP आदि हैं। ये सब कार्बनिक, अकार्बनिक हैं। ये सब क्या हैं? अकार्बनिक अर्धचालक हैं। कार्बनिक अर्धचालक में एंथ्रासीन, मादित, थैलोसियानिस आदि। एंथ्रासीन और मादित अर्थात डोप्ड, थैलोसियानिस आदि, ये क्या है? कार्बनिक अर्धचालक हैं। कार्बनिक बहुलक हैं जो यौगिक अर्धचालक में आते हैं, जैसे कि पॉलीपाइरोल, पॉली एनिलीन, पॉलीथायोफीन आदि। ये कार्बनिक बहुलक हैं जिन्हें यौगिक अर्धचालक कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यौगिक अर्धचालक जो हैं वो तीन हैं, अकार्बनिक, कार्बनिक और कार्बनिक बहुलक। अकार्बनिक में CDS, GAS,
CDHC, INP आदि। जबकि कार्बनिक में एंथ्रासीन, मादित, थैलोसियानिस और कार्बनिक बहुलक में पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन और पॉलीथायोफीन आदि। यह सब किस में आएंगे? यौगिक अर्धचालक में आएंगे। ठीक है। आजकल की अगर बात किया जाए प्रेजेंट में, तो आजकल उपलब्ध, देखिए ध्यान से, आजकल उपलब्ध अधिकांश अर्धचालक युक्तियां, तात्विक अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम और यौगिक अकार्बनिक अर्धचालकों पर ही आधारित है। आजकल जो अर्धचालक उपलब्ध हैं उनमें कौन कौन से अर्धचालक हैं? उनमें तात्विक अर्धचालक है जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम आता है, और अकार्बनिक अर्धचालक जिसमें CDS, GaAs, CDSC और INP आदि। तो इन्हीं का जो है आजकल उपयोग होता है। तो आजकल उपलब्ध अधिकांश अर्धचालक युक्तियां जो हैं, अर्धचालक जो डिवाइस हैं, यंत्र हैं, वे तात्विक अर्धचालक अर्थात सिलिकॉन या जर्मेनियम और यौगिक अकार्बनिक अर्धचालक पर ही आधारित हैं। ठीक है। लेकिन परंतु सन 1990 के बाद कार्बनिक अर्धचालक और अर्धचालकी बहुलकों का उपयोग करके कुछ अर्धचालकी युक्तियों का विकास हुआ। तो आप देख रहे हैं कि 1990 के बाद कार्बनिक अर्धचालक और अर्धचालकी बहुलक का उपयोग करके कुछ जो है डिवाइस तैयार किए गए, कुछ अर्धचालक युक्तियों का विकास हुआ, जिससे भविष्य के लिए बहुलक इलेक्ट्रॉनिकी तथा आणविक इलेक्ट्रॉनिकी की टेक्नोलॉजी के, प्रौद्योगिकी के प्रादुर्भाव के संकेत मिलते हैं, स्टार्ट होने के संकेत मिलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अधिकांश जो अर्धचालक युक्तियां होती हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं, उनमें अर्धचालक जो हैं तात्विक अर्धचालक अर्थात सिलिकॉन या जर्मेनियम होते हैं, या फिर यौगिक अर्धचालक के रूप में अकार्बनिक अर्धचालक होते हैं। लेकिन सन 1990 के बाद जो है कार्बनिक अर्धचालक और अर्धचालकी बहुलकों का उपयोग जो है हुआ, जिसके माध्यम से अर्धचालक युक्तियों का विकास हुआ, जिससे भविष्य में एक संकेत मिलता है, एक टेक्नोलॉजी आने की संकेत मिलता है कि भविष्य में जो पॉलीमर इलेक्ट्रॉनिक है, बहुलक इलेक्ट्रॉनिकी है, और जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिकी है, आणविक इलेक्ट्रॉनिकी है, के प्रौद्योगिकी का प्रादुर्भाव के संकेत मिलते हैं कि जो है पॉलीमर इलेक्ट्रॉनिकी अर्थात बहुलक इलेक्ट्रॉनिकी और आणविक इलेक्ट्रॉनिकी की टेक्नोलॉजी का, की प्रौद्योगिकी का ओरिजिन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा हमें संकेत मिलते हैं। अब इस अध्याय में आपको पढ़ना क्या है? तो इस अध्याय में हम केवल अकार्बनिक अर्धचालक, विशेषकर तात्विक अर्धचालक सिलिकॉन तथा जर्मेनियम के अध्ययन तक ही सीमित रखेंगे। तो इस चैप्टर में आपको केवल अकार्बनिक अर्धचालक के बारे में आपको बताया जाएगा। उसमें भी विशेषकर जो तात्विक अर्धचालक हैं सिलिकॉन तथा जर्मेनियम, उसके ही अध्ययन तक सीमित रहा जाएगा। तात्विक अर्धचालक की विवेचना के लिए यहाँ जिन सामान्य अवधारणाओं को प्रस्तावित किया गया है वे किसी न किसी रूप में अधिकांश यौगिक अर्धचालक पर लागू होता है। तो जो तात्विक अर्धचालक हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, उनकी व्याख्या करने के लिए, उनकी विवेचना करने के लिए जिन कंसेप्ट का यूज किया गया है, जिन सामान्य अवधारणाओं का
प्रस्तावित किया गया है वे किसी न किसी रूप में अधिकांश यौगिक अर्धचालक पर लागू होता है। तो तात्विक अर्धचालक की विवेचना के लिए यहाँ जिन सामान्य अवधारणाओं को प्रस्तावित किया गया वे सामान्य अवधारणाएं जो हैं किसी न किसी रूप में अधिकांश यौगिक अर्धचालक पर लागू होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा चालकता के आधार पर धातु, चालक और अर्धचालक के वर्गीकरण के बारे में। अब जो है धातु, चालक और अर्धचालक का वर्गीकरण जो है ऊर्जा बैंड के आधार पर बताया जाएगा कि कैसे जो है ऊर्जा बैंड के आधार पर जो है धातु, चालक और अर्धचालक को बांटा जाता है। ध्यान से समझिएगा।